पड़ेगी, ऐसे ना देगा तो छीन के लेके तेरा बाप भी देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि पाबंदे सलासल रहें, कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त करें, जहनी अजियत से गुजरें, लेकिन जब रिहा हो तो उसके बाद फिर वही नारा लगाएं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। फिर वो नारा लगाएं, तेरी जान मेरी जान इमरान खान, इमरान खान। फिर वो नारा लगाएं, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और ये हुआ है। शुरू में आपने एक ग्लिम्स मुलाजा कर लिया। ये हुआ है कि इमरान खान साहब के टाइगर्स जब मुख्तलिफ जेलों से रिहा हुए हैं, एक जगह इकट्ठे हुए तो उन्होंने नारे लगाए, ट्रैवल कर रहे हैं, नारे लगाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, एब्सोल्यूट फैक्टर है। और पीटीआई का एक्स फैक्टर इमरान खान है। अब 25 मार्च 1992 से 25 मार्च 2024 तक का जायजा ले लें। आज चूंकि 25 मार्च है, 1992 का वर्ल्ड कप हमने जीता था। ये वाला जायजा क्या होगा, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर नून लीग एक सेनेटर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर डाली है। उन्होंने कहा है कि नवंबर में अमेरिका के इंतखाबात हो रहे हैं और ट्रंप जीत गया तो पाकिस्तान में सब लाइन पे आ जाएगा। ये किसने कहा है? इसके अलावा और डिटेल्स क्या शेयर किए हैं, ये शेयर करने लगा हूं। आज ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान में गैस की कीमतें मजीद 600% बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। पाकिस्तान में गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में यकायक इजाफा हो सकता है। लेकिन हमने तो सुना था कि जब गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़े तो वज़ीर आज़म चोर होता है। ये एक शख्सियत ने कहा था। किसने कहा था? तमाम डिटेल शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो यानी व्लॉग को शुरू से आखिर तक इन्हमाक से देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करता होता हूं, उन लोगों की तरह नहीं हूं जो रोजाना सुनाते भी है और रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं, नीचे कमेंट भी करवाते हैं। खैर, उनकी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी चॉइस है। तो टॉप स्टोरी शामिल करते हैं जी। टॉप स्टोरी, सबसे पहली टॉप स्टोरी उसी सेनेटर का हम जिक्र कर लेते हैं जिन्होंने इमरान खान से मुताल्लिक या पाकिस्तान में इंतखाबात के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज कर दिया है। वो क्या है? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन है, नवंबर के पहले हफ्ते में ट्रंप जीत जाएगा और इसके चांसेस बड़े कवि हैं कि ट्रंप जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप। और फिर उसके बाद एक टेलीफोन कॉल आएगी और यहां सब एक लाइन पे आ जाएगा। यानी उनका कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान में जो 2-2.5 साल से उखाड़ पछाड़ चल रही है, हो सकता है कि ये किसी ट्रैक पे आ जाए जब ट्रंप जीत जाएंगे। लेकिन ये बड़ा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल किस्म का स्टेटमेंट है और ये हो सकता है। और ये सेनेटर किसके हैं? ये काफ लीग के नहीं है, ये सेनेटर पीटीआई के नहीं है, पीपल्स पार्टी के नहीं है, सेनेटर नून लीग के हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब किसी दौर में वजीर इत्तलात भी हुआ करते थे, पाकिस्तान के मंजे हुए एक जर्नलिस्ट भी हैं और फिर एक पाकिस्तान के मंजे हुए टेक्नोक्रेट, इनको आप कह सकते हैं। ये हर हुकूमत में सेनेट के अंदर कम से कम जरूर मौजूद होते हैं। इनने एक और बात कही है। उन्होंने कहा मेरे मुशाहिदे के मुताबिक, ये गौर से सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की ईमा पर, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की ईमा पर कांग्रेस कमेटी ने समाअत की। इसका मतलब यह है कि वॉशिंगटन डीसी में पीटीआई की लॉबी और खासा असर और रसूख है। ये एडमिटेंस है भाई नून लीग के अलावा। वो नून लीग कहती है ना कि जो पीटीआई गयो, ठाकुर गयो, पीटीआई का कोई बंदा। अब देखें, इतने इस हद तक प्रेशर के बावजूद, इस हद तक फस्ताई रवैये के बावजूद, इस हद तक क्रैकडाउन कह सकते हैं, इसके बावजूद मुल्क में आजादी इजहार राय पर पाबंदी के बावजूद, एक जमात के बखिए उघेड़ देने के बावजूद, 8 फरवरी को पब्लिक निकली, उसके बावजूद जो फिर वॉशिंगटन डीसी के अंदर हुआ, उसके बावजूद नून लीग का एक सेनेटर ये एडमिट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर एडमिटेंस दूसरी जगह पर नहीं है या उनकी बाकी पार्टी के लोगों में नहीं है तो फिर ये अफसोसनाक है। एक और फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान का इलेक्शन अब एक बैनुल अक़वामी मसला बन चुका है। यानी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, आम इंतखाबात, ये एक बैनुल अक़वामी मसला बन चुका है। ये खत्म होने वाला तनाज़ा नहीं है। यह मसला आलमी मीडिया और आलमी फोरम्स पर डिस्कस हो रहा है। आलमी कुव्वतें जब चाहें अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकती हैं, जब चाहें आपके हाथ मरोड़ सकती हैं।
تو یہ بڑے وجیلنٹ ہیں مشاہد حسین سید صاحب, اور ان کی وجیلنس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس انداز سے چیزوں کو لے کر سوچتے ہیں. اب ذرا ہم سیکنڈ ٹاپ لیڈ کی بات کر لیتے ہیں. پیٹرولیم کی پرائسز کے اوپر ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے, پیٹرولیم کی پرائسز کے اوپر. اور پیٹرول کی قیمتیں آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ہٹ کر رہی ہیں 280 285 کے بیچ میں, بٹوین 270 ٹو 285 کے بیچ میں. تو اب جو ہے آئی ایم ایف اگر دباؤ ڈالتا ہے اور ٹیکسز ڈالے جاتے ہیں, لیویز ڈالی جاتی ہیں, تو کم از کم 50 سے 60 روپے کا ایک ساتھ جھٹکا لگ سکتا ہے. آنے والے جو دن ہوں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آج دیکھیں نا 25 تاریخ ہے, 25 کے ٹھیک 6 دن کے بعد یعنی یکم ہے, اور اس یکم سے مجھے ڈاؤٹ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اور نہیں تو 50 نہیں تو 25 روپے تک کا اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ہوش روپے مہنگائی آنی ہے, الامان الحفیظ, صرف یہی بات نہیں ہے, آج یہ طے ہو جائے گا. آلریڈی 600% پاکستان میں جو گیس کی پرائسز ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. آج یہ طے ہو جائے گا کہ اس میں مزید کتنا اضافہ کرنا ہے, اور کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن تو ہوئی ہے, اس کے بعد یہ ایفیکٹ بھی ہوگا. اب جب گیس کی قیمتیں بڑھیں گی, بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی, الٹیمیٹلی ہر چیز کو آگ لگے گی. کیسے؟ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی, آپ کی لاجسٹکس کی کاسٹ بڑھے گی, آپ کے ہر چیز یعنی جس میں جیسے آٹا, ٹماٹر, بھنڈی, گھی, پہننے کے کپڑے, امپورٹڈ آئٹمز, ڈومیسٹکلی ایکسپورٹڈ, ڈومیسٹکلی ٹرانسپورٹڈ آئٹمز, ان سب کی قیمتیں بڑھیں گی. اور یہ بجٹ سے پہلے کا جھٹکا ہوگا, بجٹ سے بعد کا جھٹکا اس سے بڑا ہوگا. اب مجھے ان شخصیت کی بات کرنی ہے جو کہتے نہیں تھکتی تھی کہ جب گیس, بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو وزیر اعظم سمجھیں چور ہے. تو اس وقت تو وزیر اعظم موصوفہ کے چچا جان ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب. تو میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جیسے بھی نو چنتخب کہہ لیں, سلیکٹڈ کہہ لیں, وٹ ایور, جیسے بھی پرائم منسٹر ہیں, ان کے دور میں اگر یہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو رسپانسبل کون ہے؟ کیا وہ چور ہیں؟ تو یہ بھتیجی صاحبہ اپنے چچا کے متعلق یہ کہیں گی. تو ویسے تو سلطنت آل شریفیہ و زرداریہ الپاکستانی ہے 2.0, 1.0 ہم نے دیکھ لی ہے 16-18 مہینے کی حکومت, اور اب پھر 2.0 دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر بھی اخلاقی اقدار کا یہ تقاضا ہے کہ کم از کم اتنا تو کہہ دیں کہ کون چور ہے اور کون چور نہیں ہے, کیونکہ یہ تو آپ کا بہرحال ایک پرنسپل سٹانس تھا. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے 25 مارچ 1992 سے لے کر 25 مارچ 2024 تک اپنے آپ کو عوام کے دلوں کا نمبر 1 شخص ثابت کیا ہے. یہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو ایک کام کر لیتے ہیں, آپ ایک کام کریں اپنے رسک پہ, لیکن اپنے رسک پہ, میرے کہنے پہ نہیں, اپنے رسک پہ آپ 4 عدد لوگوں کو اکٹھا کر لیں, 4 ماسک بنوا لیں. ایک کے اوپر میاں نواز شریف کی تصویر لگی ہونی چاہیے, وہ ماسک پہن لیں. دوسرے کے اوپر زرداری صاحب کی تصویر لگی ہونی چاہیے, وہ ماسک پہن لیں. تیسرے کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کی تصویر ہونی چاہیے, وہ ماسک پہن لیں. اور چوتھے کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی, وہ ماسک پہن لیں. جو بھی سلیکٹڈ آپ کی آڈینس ہو, ایریا ہو, وہاں آپ نکل جائیں اپنے رسک پر. باقی 3 کی میں گارنٹی نہیں دیتا, ایک کی میں گارنٹی ضرور دوں گا کہ اس کے اوپر آپ کو پھول بھی نشاور ہوتے ہوئے ملیں گے, اس کے اوپر پپیاں جھپیاں اور گلے ملنے والی بات بھی ہوگی, اور رسپیکٹ اور محبت کا اظہار بھی ہوگا. وہ ہے عمران خان. باقی جو 3 ہیں وہ اپنے کیے کی وجہ سے, اپنے ایکشنز کی وجہ سے, یا اپنے ماضی کی وجہ سے اس وقت زیر عتاب ہے. فیوچر ان کا پولیٹیکل بالکل تباہ ہو چکا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کا سیاسی وجود ختم ہو چکا ہے. حالانکہ دیکھا جائے 2024 کے 8 فروری کے انتخابات میں جیسے بھی ہوئے, پبلک نکلی تھی, انہوں نے ان کے سیاسی وجود کا جنازہ نکال دیا ہے. یہ تو طے ہے نا. تو اب 25 مارچ کی ایک امپورٹنس ہے پاکستان میں ورلڈ کپ کے حوالے سے. بہت سارے لوگ جو کمنٹری کرتے ہیں کہ عمران خان چاہتا تو 3 ورلڈ کپ جیت سکتا تھا, وہ بڑا یہ جملے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ کوٹ اینڈ کوٹ کے, جی وہ ایروگینٹ تھے اور وہ نہیں چلا سکے ٹیم کو, اور ایک ہی ورلڈ کپ جیتا. تو بھائی کرکٹ کی پچھلے 50-60 سالہ تاریخ کے اندر پھر آپ ایک آدھ ورلڈ کپ اور جیت کے دکھا دیتے. تو بھائی یہ کانفیڈنس ہوتا ہے جس کو آپ ایروگینس کا نام دیتے ہیں. اور پھر کانفیڈنس نہ ہوتا تو عمران خان صاحب نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہو سکتے ہیں. مجھے تو ابھی سے ڈر لگنا شروع ہو گیا جب 50 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی بات کی گئی ہے. 350 کو یہ ہٹ ہوتا ہے, ڈالر کدھر جائے گا, گولڈ پرائسز کدھر جائیں گی. آپ سوچیں کہ آپ اور شاید افورڈ کرنے والا آدمی جو ڈالر میں کما رہا ہے وہ تو شاید گزارا کر لے گا, غریب کا کیا ہوگا بھائی. کسی نے سوچا ہے 2 منٹ کے لیے؟ ان کی تو چمڑی ادھیڑنے والی بات ہو گئی. یہ جو غریب کے نام کے اوپر بیٹھ کر اپنی
जायदादें बना रहे हैं, मुल्क से बाहर प्रॉपर्टीज को जमा कर रहे हैं, इनके एक गाड़ी के टायर यानी 2.25 करोड़ रुपए में चेंज होते हैं, जिससे तकरीबन कोई 100 खानदानों का साल का खर्चा पूरा हो सकता था। 100 खानदानों का 2.25 करोड़, पता नहीं किसी ने ये अमाउंट आज तक किसी ने देखी भी होगी इतनी या नहीं देखी होगी। खुदा का खौफ करें यार, पब्लिक को बेवकूफ बना के रखा हुआ है। अब कुछ और स्टेटमेंट शामिल कर लेते हैं, जैसे शाहिद आफरीदी साहब से मुतालिक एक हवा बना हुआ है और बिल्कुल बना होना चाहिए। शाहिद आफरीदी साहब के पॉइंट्स क्लियर नहीं है, जो प्रिंसिपल स्टैंस है वो स्टैंस है, ठीक है। जहां आपको कोई गलत नजर आता है उसको करेक्ट करें, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो। तो आफरीदी साहब ने तमाम तोपों का रुख अपनी तरफ करके इनकी तोपों का रुख पीटीआई के कुछ हरकानों की तरफ हो गया, उनकी अपनी हरकतों की वजह से। तो आफरीदी साहब ने जहां गलत किया उनको करेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम पिच के ऊपर गुजारा होगा, बहुत यादें छोड़ी होंगी, लेकिन आप कुछ यादें इधर भी छोड़ जाते हैं ना, एटलीस्ट हर जगह अपना मफाद तो नहीं होता। तो आतिफ खान साहब ने इनसे मुतालिक, आतिफ खान साहब पीटीआई के रहनुमा, उन्होंने इनसे मुतालिक एक स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं शाहिद आफरीदी का झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है, शाहिद आफरीदी खुलकर सामने आए ताकि अवाम उनको उनकी असल जगह दिखाएं। ये मुस्लिम लीग नून नहीं है सर, मुस्लिम लीग पी है, ठीक है, समझे आप बात को। ये मुस्लिम लीग नून नहीं है, मुस्लिम लीग पी है, ये उधर जा रहे हैं, समझे? नहीं समझे तो फिर आपकी मर्जी है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब, बादिल नाख्वास्ता सदर कहना पड़ता है इनको, बहरहाल कुछ भी है, ऐवान में बैठे हैं। वो फरमाते हैं कोई दहशतगर्द ग्रुप बर्दाश्त नहीं करेंगे, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जरदारी साहब दे सकते हैं स्टेटमेंट, जरदारी साहब को हक है कि वो ये स्टेटमेंट दें। आगे चलते हैं, वजीर खारजा इसहाक डार साहब का, अब ये जरा सुन लीजिएगा। ये फरमाते हैं मैं ट्वीट करने के लिए वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा जी, अब वाईफाई इस्तेमाल करें, मोबाइल डेटा इस्तेमाल करें, हॉटस्पॉट इस्तेमाल करें, मेरी ट्वीट्स चली जाती हैं एंड जाती स्लो है यार। वो कहते थे ना खान साहब, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, नीचे लिखिएगा एक कमेंट्स में, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते यार। मतलब सोचे ना, दो चीजों में फर्क है। एक तो ये है कि आपने वीपीएन यूज किए बगैर पाकिस्तान में ट्वीट नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप मुल्क से बाहर बैठकर वाईफाई लगाते हैं तो ट्वीट स्लो जाते हैं, तो फिर आपके वाईफाई का इश्यू हो सकता है सर। ट्विटर उधर बाहर तो खुला हुआ है ना, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की बात करो ना मेरी जान, बाहर बैठकर तो हर कोई स्टेटमेंट दे देता है। अब आ जाते हैं फस्तायत के नेक्स्ट लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। ये RIUJ का एक प्रेस रिलीज है, उसमें एक सहाफी है इसरार अहमद राजपूत, उनके खिलाफ रावलपिंडी पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। इसरार अहमद राजपूत साहब के खिलाफ रावलपिंडी पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा यह था कि इन्होंने IG पंजाब साहब को जो सिविल अवार्ड मिला है उसके ऊपर शायद कोई कमेंट किया ट्विटर के ऊपर, या ट्वीट किया जो बाद उन्होंने डिलीट कर दिया था, यानी डिलीटेड ट्वीट के ऊपर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके ऊपर RIUJ ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि जब ट्वीट डिलीट कर दिया और वजाहत कर दी तो बात खत्म हो गई। तो उसमें भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आप सोचिए कि कमेंट भी नहीं किया जा सकता, लोगों के दिलों की राय है ना, लोगों का इजहार राय का एक राइट है ना, वो अगर उसको एक्सरसाइज करता है। हाँ, अगर उसमें कहीं कोई लाइन क्रॉस हुई है, वैसे तो आजकल रेड लाइनें बड़ी हैं माजरत के साथ, पंजाब की भी पंजाब की हुकूमत की भी बड़ी रेड लाइनें हैं, तो वो बड़ा मसला है कि वो क्रॉस हो जाती हैं तो बड़े मसले हो जाते हैं। तो भले वो सड़कें सुहा हो गई हो, लेकिन वो क्रॉस नहीं करनी ना। तो उसके ऊपर ये वाला सीन हुआ। तो मैं अब आने वाले दिनों के हवाले से ये अपनी पेशगोई आपके सामने रखना चाहूंगा कि फस्तायत का नेक्स्ट लेवल होगा आफ्टर रमदान। वो लेवल क्या होगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्राइम फोकस क्या होना चाहिए। जो शाम का व्लॉग होगा ना, उसमें मैंने इनके सारे बखिए उधेड़ने हैं कि कहाँ गलती जा रही है। ये आपने बड़े गौर से देखना है शाम वाला व्लॉग कि गलती कहाँ जा रही है, प्राइम फोकस क्या होना चाहिए था, उस प्राइम फोकस से हटकर किसको अपने जाती मफादात अदीज हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसको समझने की जरूरत है। और अगर इससे अभी ना निकला गया तो पब्लिक ने तो जो करना था कर दिया है, पब्लिक आगे फिर क्या करेगी ये सोचने वाली बात होगी। तो आज के ब्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।